प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही 1971 के युद्ध से पहले की जो परिस्थितियां हैं उनका सांगोपांग निरूपण करेंगे। तो आइए सबसे पहले 1971 से पूर्व की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की यूएसएसआर के ताशकंद शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, तब आनन फानन में श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रही थी, देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी जी ने 1966 से लेकर 1969 तक जो शासन चलाया वो जैसे तैसे शासन चलाया, यानी कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति में उनका शासन नहीं रहा। इसके कई कारण रहे। पहला कारण तो यही रहा कि 1967 में जब राज्य विधानमंडलों के चुनाव हुए तो गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई। इंदिरा गांधी जी को चिंता हुई। इंदिरा गांधी जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, प्रस्ताव लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को खारिज कर दिया। प्रीवी पर्स में अमेंडमेंट करना चाहती थी तो राज्यसभा में वो एक वोट से चुनाव हार गई। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलवाया, उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। श्रीमती गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम लाना चाहती थी। आपको पता है, गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था अनुकूल नहीं थी। हमने 1962 का युद्ध चीन से हारा था। 65 में हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण एक बड़ा आर्थिक बोझ झेल रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी के सामने आर्थिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल थी। सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ बनाम स्टेट का फैसला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के हाथ बांध दिए थे कि फंडामेंटल राइट्स के मामले में संसद किसी भी समय किसी भी कारण से कोई विधि पारित नहीं कर सकती। इन विपरीत तमाम परिस्थितियों के बीच राजनीतिक घटनाक्रम भी तेज़ी से बदल रहा था। हम सब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो प्रधानमंत्री पद के एक और योग्य उम्मीदवार थे मोरारजी देसाई, जिनके पास में बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो गोधरा के कलेक्टर रहे हुए थे। थोड़े वैचारिक तौर पर कट्टर व्यक्ति थे, पूंजीवाद के समर्थक थे। इंदिरा गांधी सरकार में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे थे। श्रीमती गांधी ने जुलाई 1969 में उनसे इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस पार्टी से मोरारजी देसाई को निकाल दिया गया। धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी जी ने मजबूत जो लोग थे, उस समय वजूद वाले लोग थे, उनको किनारे लगा दिया। तो राजनीतिक दृष्टि से भी स्थितियां अनुकूल नहीं थी। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच इंदिरा गांधी जी ने प्री पोल करवाने का निश्चय किया। जो चुनाव मार्च 72 में होने थे, उन चुनावों को उन्होंने एक साल पहले फरवरी मार्च 1971 में करवाने का निर्णय लिया। ठीक एक वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी को देश की जनता का अपार समर्थन मिला। 352 सीटों के साथ धूमधाम से श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके सामने 4 राजनीतिक दलों का एक ग्रांड अलायंस बना, व्यापक गठबंधन बना। और उस गठबंधन के जो लोग थे वो तत्कालीन राजनीति में बड़े वजूद वाले लोग थे। उनमें ग्रांड अलायंस में एक पार्टी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके नेता निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और के कामराज हुआ करते थे। इसके अलावा एक स्वतंत्र पार्टी थी, राजगोपालाचारी जी की पार्टी। इस पार्टी से तमाम राजे महाराजे जुड़े हुए थे। भारतीय जनसंघ जो 1951-52 में बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी स्थापना की थी, उसके भी इस समय में जो लीडर थे वो बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय थे। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसके एक लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस का हम सब ने नाम सुना है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे। और अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना में सरकार ने ट्रेनों को बंद किया है। इससे पहले इतने लंबे समय तक
हमारे जो भारतीय रेल बंद रही थी वो 1976-77 के आसपास जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक रेलों की हड़ताल हुई थी, तभी बंद रही थी। तो कुल मिलाकर जॉर्ज फर्नांडिस भी एक सांगठनिक क्षमता वाले व्यक्ति थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन उनको मात्र 49 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने आप में खुद का रिवाइवल किया और 352 सीटों के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके सामने हम लोग 70 से अगर 71-72 की बात करें तो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी बदली हुई थी। हमने अभी राष्ट्रीय परिस्थितियों का विश्लेषण किया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की अगर बात करें तो उस समय में इंदिरा गांधी के समय में अमेरिका में रिचर्ड निक्सन की सरकार थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरिक एसेंजर थे। ये दोनों ही लोग इंदिरा गांधी जी से लगभग नफरत करते थे। किसी भी प्रकार का कोई संवाद इनके बीच में था नहीं। हालांकि एक बार इंदिरा गांधी जी उस समय में गई थी अमेरिका में बातचीत करने के लिए, लेकिन वहाँ के एक अखबार ने खबर छापी थी कि रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच की बातचीत ऐसी थी जैसे दो गूंगों के बीच में बातचीत हो। चाइना भी 1949 में बना था और 1949 के बाद में चाइना लगातार प्रगति कर रहा था। चाइना में माओ और चाउ एन लाई ये दोनों लीड कर रहे थे चाइना को। चाइना के पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। 1962 में हम लोग चाइना से युद्ध हार चुके थे, तो उसके बाद से ही चीन के साथ भारत के संबंध बन नहीं पाए थे और माओ और चाउ एन लाई के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रति यानी पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति अगाध विश्वास व्यक्त किया जा रहा था। ब्रिटेन भी अमेरिका की ही राह पर चला हुआ था। हालांकि यूएसएसआर के साथ उस समय में संबंध अभी जिस घटना का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उसी दरमियान प्रगाढ़ बने थे, उसका अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ भारत की युद्ध की। युद्ध क्यों हुआ, इसके कारणों की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण भारत से जब विभाजन हुआ पाकिस्तान का, वो निर्माण ही गलत आधार पर हुआ था। सांप्रदायिक आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु हालांकि 1948 में हो गई। 1948 में गांधी की मृत्यु भी हो गई, हत्या हो गई, तो बड़े लीडर चले गए। लेकिन दोनों का शुरुआती स्टैंड बड़ा अच्छा था, बाद में जिन्ना साहब का स्टैंड बदल गया। जिन्ना ने पाकिस्तान के जो दो अलग अलग भाग थे, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, उनकी राजभाषा उर्दू बनाने का आग्रह रखा और राजभाषा उर्दू बना भी दी। दिक्कत ये खड़ी हुई कि पाकिस्तान उस ज़माने में एक बड़े अजीब से नक्शे वाला देश था। पूर्वी पाकिस्तान जो कि भारत के 7 स्टेट्स जो हैं उनके बीच में बसा हुआ था और पश्चिमी पाकिस्तान भारत के पश्चिमी इलाके की तरफ था, बीच में भारत पड़ता था। तो इस अजीब नक्शे के साथ सारी की सारी संकल्पनाएं मोहम्मद अली जिन्ना लागू नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ के जो लोग हैं वो बांग्ला भाषा बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की जो भाषा थी वो पंजाबी, सिंधी और बलूची थी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो दोनों जो भाग थे पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों भागों के बीच में सांस्कृतिक अंतर था। इस अंतर के चलते यहाँ से जो डिसीजन लागू होता था वो यहाँ आकर या तो दम तोड़ देता था और या सही रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाता था। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के निर्णयों की आवश्यकता थी, एक बात। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी ये दो अलग अलग भाग थे। पश्चिमी पाकिस्तान से सारी सत्ता का संचालन किया जा रहा था, सत्ता में पूर्वी पाकिस्तान की भागीदारी नहीं थी। भागीदारी तो दूर की बात, पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाते थे। इन परिस्थितियों के चलते वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान नामक एक व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ। शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा शानदार व्यक्तित्व था।
लोगों में बड़े जनप्रिय थे। उनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। बाद में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उनको बांग्लादेश का पिता कहा गया, बंगबंधु भी उनको कहा जाता है। तो उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से जुल्म और शोषण भी बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ की जनता आशा भरी नज़रों से शेख मुजीबुर रहमान की तरफ देख रही थी। और इन दोनों देशों के भौगोलिक खंडों के बीच में भारत की अवस्थिति थी। और उसी दरमियान हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1970-71 में जो चुनाव हुए उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का रिवाइवल हुआ। वो एक नए चेहरे और नए रूप में लोगों के सामने आई। अब आप पूरे विश्व परिदृश्य में देखिएगा, अमेरिका में रिचर्ड निक्सन, हेनरिक एसेंजर डिप्लोमेटिक संबंधों को आगे ले जा रहे थे। चीन में माओ और चाउ एन लाई थे। पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान में एक सैनिक तानाशाह थे, याहिया खान। वो पश्चिम पाकिस्तान का लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक नियंत्रण कर रहे थे। भारत में श्रीमती गांधी और उनकी एक टीम का आविर्भाव हो गया था। याहिया खान ने वहाँ एक पार्टी काम कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याहिया खान के बीच में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी कि अब हमें चुनाव करवाने चाहिए। तो उन्होंने 1970 में चुनाव करवाने का निश्चय किया। उससे पहले 1954 और 62 में एक ढंग से चुनाव तो वहाँ हुए थे, लेकिन उनको चुनाव नहीं कहा जा सकता था। 70 में वास्तविक चुनाव कराने का उन्होंने निर्णय लिया। और इन दोनों के बीच में जनरल अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि चुनाव के बाद ज्यों ही हमारी पार्टी जीतेगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाद में सैनिक तानाशाह याहिया खान को राष्ट्रपति बना देंगे। इस सपने के साथ में पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुनाव के मैदान में उतर गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, जबकि दूसरी तरफ, चूँकि चुनाव तो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में होने थे, तो दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान भी अवामी लीग नामक पार्टी से चुनाव लड़े। यहाँ की परिस्थिति क्या थी? पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। पूर्वी पाकिस्तान में 1 करोड़ के लगभग हिंदू परिवार रहते थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने ये वाले मुद्दे नहीं उठाए जो कि पश्चिम पाकिस्तान में हावी थे। शेख मुजीबुर रहमान ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। शेख मुजीबुर का कहना था कि बांग्ला भाषा को मान्यता दिलाई जाएगी। उर्दू इनकी कोई भाषा नहीं थी, तो वो उर्दू को क्यों स्वीकार करें। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान के लोग हावी थे, उसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हक दिलाया जाएगा, उनको पदस्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के आत्मसम्मान की बहाली की जाएगी। इस आधार पर पीपीपी और अवामी लीग के बीच में मुख्य मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 300 सीटें थी उस समय, और 300 में से 161 के आसपास सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीत ली और वहाँ पर बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए और वो देश के यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इलेक्ट हो गए। ये निर्णय पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं था, क्योंकि अब तक फैसले यहाँ से होते थे और यहाँ पर लागू होते थे। अब पहली बार क्या हुआ कि 161 सीटों के साथ शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बन गए थे, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के सबसे जनप्रिय नेता थे। इनको एक्सेप्ट नहीं था, इसलिए याहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान में ढाका की यात्रा की, शेख मुजीबुर रहमान को समझाने का प्रयास किया। शेख मुजीबुर रहमान का कहना था कि वो वहाँ की जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात बनी नहीं। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने जो भाषण दिया उसमें बांग्लादेश के लोगों के हकों की रक्षा की बात कही, साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश का सपना भी देख लिया। इससे मामला और ज़्यादा गड़बड़ा गया। गड़बड़ाने के बाद 25 मार्च 1971 को याहिया खान ने सेना भेज दी पूर्वी पाकिस्तान में, और इस सेना ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया।
शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पश्चिमी पाकिस्तान के किसी अज्ञात स्थान में नज़रबंद कर दिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने 30 लाख लोगों को चुन चुन कर उस दरमियान मार दिया। 4 लाख महिलाओं और बहनों के साथ में बलात्कार किया गया और एक नंगा नाच वहाँ की सेना ने मचाया। उस नंगे नाच के चलते वहाँ के लोग दहशतगर्द हो गए, दहशत में जी रहे थे, डर गए और 10 लाख के लगभग लोग भारत की तरफ कूच करने लगे, क्योंकि आपको पता है पूर्वी पाकिस्तान जो था उसके तीनों ओर जो बॉर्डर लगता है उसमें भारत की ही सीमाएं हैं। तो भारत के आसाम, मेघालय और त्रिपुरा इनकी तरफ लोग बढ़े और 10 लाख के लगभग शरणार्थी भारत में आ गए। और यही कारण है कि 25 मार्च 1971 की तारीख पर इन दिनों में बड़ी चर्चा हुई है देश में। एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कल्पना करिएगा कि 10 लाख लोगों का एक जनसमूह एकाएक किसी पड़ोसी देश में आ जाता है और उस देश की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ख़ास तौर से तब जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, वो नए नज़रिए से सोच रही थी उस समय में। तो इंदिरा गांधी जी ने तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और अपने सैन्य प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें तत्काल हमला करना चाहिए, इसमें दखल देना चाहिए, ऐसा स्वीकार्य नहीं है। सैम मानेकशॉ ने बहुत ही समझदारी से श्रीमती गांधी को संबोधित किया, सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अभी अप्रैल का समय है और अप्रैल में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के जिस इलाके में हमें मूवमेंट करनी है, सेना को डिप्लॉय करना है, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सारा इलाका दलदली है, बरसात का सीज़न है, हमें कम से कम 6 महीने रुकना चाहिए, सर्दी का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी परिस्थिति क्या थी कि अगर अप्रैल में हमला किया जाता है उधर से, तो पश्चिम की तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान हमला कर देगा। चाइना भी भारत का समर्थक नहीं था, वो भी हमला कर देगा, तो भारत को 3 ओर से युद्ध लड़ना पड़ता। तो उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि सिकंदर के हाथी भी इस इलाके में फंस गए थे, तो हमें एक बार रुकना चाहिए। श्रीमती गांधी के सामने उन्होंने एक रोड मैप भी रखा। उन्होंने कहा कि इस 6 महीने में हम लोग जो पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ के मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे जो लोग थे, उनका एक संगठन था मुक्ति वाहिनी। हम लोग 6 महीने में मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देंगे, साथ ही कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, और 6 महीने का समय जो होगा वो राजनीतिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने का समय होगा। वहाँ पर भारत की तरफ से पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध करना नहीं माना जाएगा, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान को मदद देना माना जाएगा। वहाँ के लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार कर लिया है पश्चिम पाकिस्तान ने, तो ऐसे में पड़ोसी के नाते उसकी सहायता हम दे रहे हैं, ये समझाने में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कामयाब हो जाएंगे। साथ ही इसी दरमियान एक और बढ़िया घटना ये घटी कि अगस्त 1971 के आसपास भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह रसिया गए, यूएसएसआर गए। वहाँ पर इंदिरा गांधी जी के एक करीबी थे डीपी धर, उनके बुलावे पर और रसिया सरकार के बुलावे पर मान सकते हैं, वहाँ गए और यूएसएसआर और भारत के बीच में औपचारिक तौर पर विदेश नीति के संबंध पर बातचीत हुई और गांधी ब्रेजनेव ट्रीटी वहाँ पर संभव हुई। इस संधि का मूल जो तथ्य यही था कि किसी एक देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा तो दोनों उसमें शामिल माने जाएंगे और एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। तो एक कूटनीतिक स्तर पर बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारत को मिल गई। लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में एक बहुत ही चतुराई का परिचय दिया। पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके प्रति भारत ने डिफेंसिव मोड अपनाया कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, वहाँ पर आर्मी का छोटा मोटा डिप्लॉयमेंट करना है। बांग्लादेश जिसको कहते हैं या पूर्वी पाकिस्तान, वहाँ पर हमें ऑफेंसिव रहना है। और हमने नक्शे में देखा है कि बांग्लादेश के जो तीनों तरफ
भारत की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में भारत की सेना को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू किया, युद्धाभ्यास शुरू हुआ। साथ ही बांग्लादेश के अंदर उसके भौगोलिक खंड में मुक्ति वाहिनी को हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको वित्तीय मदद देना शुरू किया। अलावा इसके जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो इलाका था जहाँ पर हमारा बॉर्डर लग रहा था, वहाँ हमने आर्मी का हल्का डिप्लॉयमेंट किया। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और गुजरात के कच्छ वाला जो इलाका पाकिस्तान से लगता था, वहाँ भी हमने सेना की थोड़ी बहुत तैनाती की। कुछ तैनाती हमने चाइना बॉर्डर पर भी की, क्योंकि हमें ये संदेह था कि चाइना की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती थी, और ज़्यादा हमने हमारी सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान की तरफ रखी। ये परिस्थितियाँ चल ही रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगा। वहाँ पश्चिम पाकिस्तान की सेनाएं अत्याचार कर रही थी। तो जो सेना पश्चिमी पाकिस्तान ने भेजी, पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोही और बगावती लोगों को दबाने के लिए, उस आंदोलन को ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया गया था। सर्च लाइट के नाम पर उन्होंने वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। भारत ने अंदर ही अंदर विश्लेषण किया था कि हमें इस परिस्थिति का मुकाबला कैसा करना चाहिए। तभी अचानक पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हो गई और 3 दिसंबर 1971 को भारत के कुछ एयर बेसेज पर पश्चिम पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों ने हमला कर दिया। श्रीनगर, पठानकोट, जम्मू और आगरा, यहाँ इन एयर बेसेज पर पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला हुआ, लेकिन भारत को कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 4 दिसंबर की रात्रि को, 4 दिसंबर 1971 को जैसलमेर राजस्थान में एक लोंगेवाला पोस्ट थी। उस पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 सैनिकों का एक जत्था मौजूद था। उस पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सोची समझी रणनीति के आधार पर हमला हुआ। पाकिस्तान को खुफिया इनपुट मिला था कि यहाँ पर 120 ही लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने रात्रि को हमला किया। ब्रिगेडियर तारक मीर के नेतृत्व में 2800 टैंक और हज़ारों सैनिकों के साथ में। लोंगेवाला जो पोस्ट थी, वहाँ पर 3-4 माइंस थी हमारे पास, 120 टोटल लोग थे। गाड़ियों की संख्या बड़ी टूटी फूटी सी थी। फिर भी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में बड़ी सूझबूझ के साथ में काम लिया गया। उनको रात रात का समय बिताना था। उन्हें पता था कि सुबह तो इंडियन एयरफोर्स कवर अप दे देगी, लेकिन रात्रि का जैसे तैसे समय हमें बिताना होगा। तो उन्होंने अपनी माइंस को अगले हिस्से में बिछाया। उसका जो बॉर्डर का इलाका था, वहाँ पर खाना खाने के जो टिफ़िन थे, उसमें पत्थर रख करके और बॉर्डर के इलाके में लगातार कुछ दूरी पर रखते हुए बिछा दिए। ज्यों ही पाकिस्तान के टैंक भारत की तरफ बढ़े, तो शुरुआत में जो माइंस बिछाई हुई थी, ओरिजिनल माइंस थी, उससे उनके टैंक उड़ गए। उड़ने के बाद भी पाकिस्तान के सैनिक ठिठके और फिर उन्होंने जगह का मुआयना किया, तो आगे माइंस नुमा टिफ़िन रखे हुए थे पूरी दूरी पर। तो उन्होंने सोचा कि मामला गड़बड़ है, हमें सूचना गलत मिली है, यहाँ पर 120 सैनिक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी है भारत की। तो उन्होंने रात्रि को ही अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया। रात को इंजीनियरों का एक दल आया लोंगेवाला बॉर्डर के आसपास, और उन्होंने वो जितने सारे टिफ़िन रखे हुए थे पर्याप्त दूरी पर, उन सब को इकट्ठा किया और बहुत सावधानी से इकट्ठा किया, डर डर के, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें गोला बारूद या माइंस हो सकता है। और लगभग रात के 4-5 बज गए उसको डिफ्यूज़ करने में, उसका पता लगाने में। तब तक सुबह इंडियन एयरफोर्स ने उनको कवर अप दिया, क्योंकि एक मजबूरी भारत की उस समय ये थी कि भारत के पास जो एयरफोर्स के पास जो लड़ाकू विमान थे वो हंटर थे, और हंटर रात्रि को देख नहीं पाते थे। अब तो हालांकि हमारी एयरफोर्स बहुत डेवलप है। हंटर ने सुबह कवर अप दिया और बड़े पैमाने पर जो 2800 उनके टैंक थे उनको तबाह कर दिया। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के सैनिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और आप सब ने देखा होगा वो जो टैंक उस समय उनके तबाह हुए, बहुत सारे राजस्थान भारत के शहरों में लगे हुए हैं। बीकानेर में भी पब्लिक पार्क में एक टैंक लगा हुआ है, जैसलमेर में सोनारगढ़ किले के पास में भी एक टैंक लगा हुआ है। वो हमारी विजय का प्रतीक है। ये 4 दिसंबर 1971 का घटनाक्रम है।
4 दिसंबर 1971 के घटनाक्रम की शुरुआत थल सेना की लड़ाई से होती है, उसको फाइनली कवर अप वायुसेना देती है। तो फिर इंडियन नेवी पीछे कैसे रहती? इंडियन नेवी ने 5 दिसंबर 1971 को पानी के रास्ते से कराची बंदरगाह को पाकिस्तान के तबाह कर दिया और हमला इतना ज़बरदस्त था कि लगातार 5-6 दिन तक कराची बंदरगाह पर आग जलती रही और यहाँ के लोगों को और सेना को ग्वादर में शरण लेनी पड़ी। ग्वादर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जगह है, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। और इस घटना के साथ ही थोड़े से समय अंतराल के बाद में चटगांव पोर्ट, जो कि पूर्वी पाकिस्तान की तरफ पड़ता था, उसको भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान दबाव में आ गया। पश्चिमी पाकिस्तान ने अपने PNS गाजी को भारत के सबसे बड़े जंगी जलीय जहाज INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए पानी के रास्ते से भेजा। PNS गाजी का टारगेट INS विक्रांत था, लेकिन भारतीय नौसेना ने उस वक्त फिर तरकीब से काम लिया। उसके पास INS राजपूता नाम से एक जंगी जहाज़ था जल का, जिसका इंजन खराब था और वो विशाखापट्टनम में पड़ा हुआ था। आनन फानन में भारतीय नौसेना ने एक खबर फैलाई कि सारे के सारे नौसैनिक विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। उनके परिवारों को उन्होंने उनसे फ़ोन करवाया। बाद में मीडिया में ये खबर चल गई कि सारे के सारे नौसेना के बड़े लोग विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। ये जो PNS गाजी वहाँ से रवाना हो चुका था, ये अमेरिका से ख़रीदा था पाकिस्तान ने। और उस ज़माने की अगर बात करें तो INS विक्रांत और राजपूता से ज़्यादा ये ताकतवर था। तो ऐसा लग रहा था कि INS विक्रांत और इसकी टक्कर में दोनों देशों को बराबर का नुकसान हो सकता था। तो यहाँ भी नौसेना ने बहुत तरकीब से काम लिया। INS राजपूता जो खराब था उसकी खबर फैला दी, मीडिया में खबर चल गई, सारा ध्यान विशाखापट्टनम की तरफ पाकिस्तानी आर्मी का हो गया और PNS गाजी ने INS राजपूता से टक्कर ली। दोनों विमान नष्ट हो गए। ये तो नष्ट ही था, वैसे इसका इंजन खराब था, ये बच गया। INS विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान का जो जलीय बॉर्डर था उस पर निगरानी का काम शुरू कर दिया। स्थितियाँ बड़ी विकट होती गई। उसी दरमियान भारतीय एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान में जो जमे हुए थे पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ढाका पर भारतीय एयरफोर्स ने कुछ सैनिक और कुछ पुतले उतार दिए। सैनिकों की वेशभूषा में पुतले बने हुए थे, वो पुतले उतार दिए, जिससे लगभग पाकिस्तान की कमर टूट गई। वहाँ की सेना हिल गई अंदर अंदर और हालत बड़ी ख़राब हो गई। पाकिस्तान ने अपने रहनुमा अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको पता है वीटो का प्रयोग किया जाता है। 5-1 यानी USSR ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया। वहाँ पर इस मुद्दे का कुछ बना नहीं और आखिरकार हार कर अमेरिका ने अपना 7वां जंगी जहाजी बेड़ा जो बहुत खतरनाक था वो भारत की तरफ रवाना कर दिया। हमने पहले पढ़ा रिचर्ड निक्सन लगभग इंदिरा गांधी से नफरत करते थे। 7वां जंगी जहाजी बेड़ा जल के मार्ग से भारत की तरफ बढ़ने लगा। चिंता की रेखाएं भारत की तरफ भी उमड़ने लगी। इधर की स्थिति की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान में लगभग पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं आत्मसमर्पण के मोड में आ चुकी थी। ज़्यादा लड़ने के लिए उनके पास सामग्री नहीं बची थी और उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भी स्थिति ज़्यादा कोई सुदृढ़ नहीं थी। पश्चिमी पाकिस्तान को लोंगेवाला में और एयर बेसेज पर जो हमला किया गया था, कराची बंदरगाह को बर्बाद कर दिया गया था, यहाँ भी माकूल जवाब उनको दे दिया गया था। वहीं अमेरिका का जो 7वां जंगी जहाजी बेड़ा भारत की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटेन ने भी अपना ईगल भारत की तरफ भेज दिया। ऐसी स्थिति में USSR ने भारत को तत्काल मदद पहुंचाई। USSR ने 40वां जंगी जहाजी बेड़ा जो INS विक्रांत तैनात किया हुआ था, इसके चारों तरफ बाउंड्री बना करके तैनात कर दिया और ये घोषणा कर दी कि जो भी INS विक्रांत या भारत के सैनिकों पर हमला करेगा उसको पहले USSR से मुकाबला करना पड़ेगा। पूरे विश्व में विश्व युद्ध कैसे हालात हो गए, ऐसी परिस्थितियाँ बनी और आनन फानन में AH मलिक जो कि पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनका घर भी तबाह कर दिया गया
पाकिस्तान का आत्मविश्वास डगमगा गया और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो उस समय के प्रमुख थे नियाजी, जो कि लीड कर रहे थे इस अभियान को, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 सैनिकों के साथ ढाका रेस कोर्स में लास्ट में उनके बीच में आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर हुए। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी बनाए गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पश्चिमी पाकिस्तान का, वो भी हमने कब्जे में कर लिया। आखिरकार 13 दिन चले इस युद्ध में भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ी जीत भारत की कूटनीतिक ये हुई कि पाकिस्तान के 2 भाग हो गए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में नया देश बन गया और भारत ने बांग्लादेश को तुरंत मान्यता भी दे दी। हालांकि पाकिस्तान कुछ समय तक मान्यता नहीं दी और 1973 में जाकर पश्चिमी पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। आखिरकार नियाजी और कर्नल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के बीच में ढाका रेस कोर्स में आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर हुए तो जनरल नियाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बहुत बड़ी हार थी। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, 15,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया उनका कब्जे लिया गया था। यूएसएसआर के दबाव में और कुछ अंडरस्टैंडिंग में हमने 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उनको वापस समझौते में दे दिया। 93,000 सैनिकों को हमने रिलीज़ कर दिया और हमने एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई कि हम पहले किसी पर हमला नहीं करते और किसी की मजबूरी का हम लोग फ़ायदा भी नहीं उठाते। ये इससे साबित भी हुआ और कुल मिलाकर बाद में कुछ दिन बाद शेख मुजीबुर रहमान को रिलीज़ किया गया पाकिस्तान से। पश्चिम पाकिस्तान से जो ही शेख मुजीबुर रहमान ढाका लौटने वाले थे तो वो दिल्ली के रास्ते होकर के आए। पहले दिल्ली में रुके, श्रीमती गांधी से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद में फिर वो ढाका में गए। उनका बड़ा ज़ोरदार स्वागत किया गया और शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। लगभग उसके जो वैल्यूज़ हैं वो श्रीमती गांधी जो उस समय में लेकर के आई थी वो ही वैल्यूज़ थे और श्रीमती गांधी जो भारत में लागू कर रही थी वो उन्होंने ढाका में लागू किया। मुजीबिज़म या मुजीबवाद एक सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बात की और इन सिद्धांतों के साथ बांग्लादेश में शासन, सत्ता और प्रशासन की शुरुआत हुई और आज उनकी बेटी शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश में राजकाज चला रही है। तो इस तरह से वो परिस्थितियां थी जिसमें सीमित संसाधनों के साथ श्रीमती गांधी का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व और सेम मानेकशॉ और निर्मलजीत सिंह अरोड़ा की अगुवाई में जो युद्ध लड़ा गया उसमें हमें न केवल कूटनीतिक विजय प्राप्त हुई बल्कि सामरिक दृष्टि से भी हमारी स्थिति मजबूत हुई और ये वो पहला युद्ध था 1971 का जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय